आज मैं लोक प्रशासन जो राजनीति विज्ञान का स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही कक्षाओं में इस विषय को पढ़ना पड़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होता है, तो उसी की बात मैं करूँगी कि लोक प्रशासन क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। वर्तमान जो समय है, आधुनिक काल हम कह सकते हैं, तो वो तो लोकतंत्र का युग है। लगभग दुनिया भर में लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र में जनता सरकार जो है वह लोक कल्याण के कार्य करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो सरकार जब स्थापित होती है पार्टी सिस्टम के आधार पे, जब किसी भी दल की सरकार बनती है तो फिर वह जिस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ती है और उसके बाद जब सरकार का गठन करना होता है तो उसे अपने उस एजेंडे पे काम करना होता है और जनता से रिलेटेड जितने भी जन कल्याण के कार्य हैं वो उस देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना होता है। तो उसके लिए उसे एक बड़े सिस्टम की ज़रूरत होती है और वह कार्य बिना प्रशासन के सहायता के कोई भी सरकार कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर उस प्रशासन, वह लोक प्रशासन क्या है, इसी को हम समझेंगे। सामान्यतया हम ये कह सकते हैं कि यह जो लोक प्रशासन है यह एक विशिष्ट तरह का शैक्षिक क्षेत्र है और मुख्य रूप से सरकारी जो कार्यकलाप में प्रयुक्त तंत्र है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनसे यह संबंधित होता है। और अगर इसको और सहज किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है और इसीलिए लोक प्रशासन जो है उसको राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिणित करने के एक साधन के रूप में या फिर जो सरकारी कार्य होते हैं, जो एजेंडा होता है सरकार का, उसको जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहले योजना बनाने का कार्य होता है। तो योजना बनाना हो, उद्देश्य उसके जो हैं, लक्ष्य जो हैं उनका निर्माण करना हो, या निर्णय लेना हो, या जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए विधायिका के साथ या अन्य बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ कार्य करना हो, या नए संगठनों को बनाना हो, या पुनर्निर्माण करना हो, संगठनों का निर्देशन करना हो, नेतृत्व प्रदान करना हो, कार्य करने के नए तरीके या विधियां खोजना हो, अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों पर नियंत्रण करना हो, मतलब जितने भी ये सारे कार्य हैं वो सारे के सारे लोक प्रशासन ही के अंतर्गत आते हैं, या यही सब मिल करके हम उसे ही लोक प्रशासन कहते हैं। यानी एक और सरल शब्द में हम इसे कहें तो यह भी कहा जा सकता है कि यह सरकार के कार्यों का वह भाग होता है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। सामान्य रूप से लोक प्रशासन जो ये शब्द है इसकी शुरुआत 1887 से मानी जाती है और ये उस समय से मानी जाती है जब एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की बात हम कर रहे हैं कि वुड्रो विल्सन का एक उनका निबंध छपा था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली एक जर्नल था, उसमें द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें उन्होंने राजनीति से प्रशासन को स्वतंत्र रख करके और उसके अध्ययन अध्यापन की बात कही थी। तो इस तरह से जो लोक प्रशासन है वह एक विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्र है और राज्य के जो उद्देश्य हैं और जो उसके कार्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उसकी प्राप्ति के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। अब इसकी परिभाषाओं पे अगर हम चलें तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि प्रशासन तो समझ में आ गया। अब जब प्रशासन के साथ लोक यानी पब्लिक जोड़ दिया जाएगा तो इसका स्वरूप अपने आप से, जहाँ भी पब्लिक शब्द आ जाएगा
तो वह उस राज्य की समूची जनता आ जाएगी। तो इसका स्वरूप अपने आप से बड़ा हो जाता है, बहुत व्यापक हो जाता है। और इसीलिए इसकी परिभाषाओं को लेकर के बहुत तरह की विसंगतियां आपस में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है विभिन्न विद्वानों के बीच में। और कहीं पर इसका व्यापक अर्थ लिया जाता है और कुछ विद्वान इसका संकुचित अर्थ लेते हैं। जो व्यापक अर्थ लेते हैं वो तो कहते हैं कि विधायिका से भी जुड़ा है और न्यायपालिका से जुड़ा है। कार्यपालिका शाखा का तो अध्ययन है ही है लोक प्रशासन, लेकिन इसका संबंध विधायिका और न्यायपालिका से भी होता है। लेकिन संकुचित अर्थ के जो प्रतिपादक हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो लोक प्रशासन है इसका प्रयोग केवल और केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही सीमित रखा जाना चाहिए और इसके अंतर्गत सभी को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो इसके व्यापक क्षेत्र को मानते हैं उनके अपने तर्क होते हैं, और उनके तर्क ये हैं कि वो मानते हैं या वो अपना तर्क देते हैं कि क्या किसी विधायिका में किसी विधेयक को जो प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रस्तुतिकरण में एक बहुत उम्दा किस्म के प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी तरह से किसी न्यायालय में अगर किसी मुकदमे के निपटाने के लिए उसके लिए भी तो उच्च प्रशासन की ज़रूरत होती है। तो प्रशासन की जो समस्याएं हैं वह सरकार के तीनों अंगों से संबंधित हैं, न कि किसी एक अंग से। 2-3 परिभाषाओं को मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूँगी जो इसके व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण को बताती हैं। जैसे पहली परिभाषा में हम वुड्रो विल्सन से ही शुरू करें, और वुड्रो विल्सन ने ये कहा कि लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है, और कानून से क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया होती है। और इसी तरह से आधुनिक में लूथर गुलिक जो है उन्होंने परिभाषित किया लोक प्रशासन को, और उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, और इसीलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि कि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी आती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं। साइमन की एक परिभाषा, साइमन ने ये कहा कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित की जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो कोई कार्यकारी अंग से संबद्ध रखता है, कोई सरकार के तीनों अंगों से संबद्ध रखता है, लेकिन मोटे तौर से ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो लोक प्रशासन है वह सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यह जो सरकार और एक चीज़ और समझ लीजिए कि लोक प्रशासन की जितनी भी परिभाषाएं दी गई, जितने भी विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, वो सारी परिभाषाएं लोक प्रशासन के निश्चित स्वरूप को बता ही नहीं सकते, और वो इसलिए नहीं बता सकते कि लोक प्रशासन भौतिक विज्ञान की तरह एकदम फिक्स चीज़ नहीं है। यह बहुरूपीय है। विभिन्न देश काल परिस्थितियों में इसकी परिभाषा, इसके कार्य, ये सब कुछ बदलता रहता है। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं बनाया जा सकता कि जो भारत में अप्लाई हो वही अमेरिका में भी अप्लाई हो और वही दुनिया के किसी और देश में। तो इसलिए इसमें विभिन्न बना ही रहता है। अब हम इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें कि इसका स्कोप क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस चूँकि प्रशासन का जो क्षेत्र है ये युग ही बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता हुआ है, आधुनिक युग, तो इसमें प्रशासन भी एक बहुत गतिशील विषय है। इसलिए इसके क्षेत्र के निर्धारण की भी बड़ी कठिनाई है, बिल्कुल इसकी परिभाषा की ही भांति। और इसलिए अध्ययन के क्षेत्र के बारे में इसके विचारकों का बड़ा मतभेद है, और सबसे बड़ा मतभेद तो इस प्रश्न को लेकर के है कि लोक प्रशासन जो है
क्या शासकीय कामकाज का एक प्रबंधकारी अंग है या अंश है, या कि सरकार के सभी अंगों का समग्र अध्ययन है, या ये पर सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है, या नीति निर्धारण में भी इसकी कोई भूमिका है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के को ध्यान में रखते हुए अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और मोटे मोटे तौर से इसके 4 दृष्टिकोण इसके क्षेत्र के बारे में जो बताए गए हैं वो विभिन्न रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जिसको हम बहुत सरलता से अगर समझने की कोशिश करें तो वो 4 नाम ऐसे हैं कि एक दृष्टिकोण जो है जिसे ब्रॉडर व्यू या व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं, और दूसरा जो है वो है नैरो व्यू, और तीसरा जो इसकी थियरी है वो है पोस्टकार्ड व्यू, और जो चौथा इसका क्षेत्र है वो है आदर्शवादी या आइडियलिस्टिक व्यू। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। व्यापक दृष्टिकोण में अगर हम जाएं तो कई नाम हमें दिखाई देते हैं, जैसे एल डी वाइट का नाम आता है, विलोवी का नाम आता है, मार्क्स का नाम आता है, साइमन का नाम आता है। इन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया, और यह दृष्टिकोण यह बताता है कि यह सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। और ये दृष्टिकोण यह इसलिए मानता है कि तीनों अंगों से संबंधित है क्योंकि इस दृष्टिकोण के मानने वालों का यह मानना है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन नीतियों को पूरा करना, क्रियान्वित करना होता है, और इसीलिए लोक प्रशासन में वो सारे कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा उसको लागू करवाना होता है। तो इसलिए, और नीति निर्धारण ये तो सबसे ज़्यादा अभिन्न अंग अब बन गया है। नीति बनाने का काम विधायिका का है, लेकिन विधायिका जो हम व्यवहारिक रूप से हम सभी जानते हैं कि जो नीति निर्धारण का काम है उसमें प्रशासकों की कितनी बड़ी भूमिका होती है, और वो प्रशासक ही होते हैं जो मंत्रियों को सलाह देते हैं, क्योंकि जिस भी मंत्रालय में जो मंत्री होता है वो तो विषय विशेषज्ञ नहीं होता, लेकिन उसके जो सचिव होते हैं वो उस विधि के उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो इसलिए उनकी विशेषज्ञता होती है और वो सलाह देते हैं, और नीति संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करने में लगे होने के बावजूद भी बहुत से महत्वपूर्ण विषयों और स्तरों पर सहायक नीतियों का निर्धारण भी करना होता है। और इसीलिए आज के युग में एक बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि विधायिका जो है वो अपना पावर डेलीगेट कर देती है, और उसे ही हम अधीनस्थ विधायन भी कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसलिए आज के युग में हम नीति और प्रशासन इसको अलग करके नहीं समझ सकते, यह मानना है व्यापक दृष्टिकोण के सभी समर्थकों का। तो ये कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका दायरा व्यापक है, यानी यह सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। अब जो दूसरा दृष्टिकोण है जिसे हम संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं, उसमें भी 2-3 नाम आते हैं। लूथर गुलिक का आता है, सिवोन का आता है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं, यह जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, यह सिमोन खासतौर से वो कहते हैं कि यह प्रशासकीय शाखा के क्रियाकलापों के ही अनुसार, यानी कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसकी कार्य पद्धति क्या है, इसी का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। और इसको स्पष्ट करते हुए वो कुछ अपने वो उसके क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। जैसे पहली बात वो कहते हैं कि इसमें कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन एक्शन, यानी लोक प्रशासन की वह शाखा है जो कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन करती है और सरकार के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए ये किया जाता है। दूसरा जो है वह है सामान्य प्रशासन का अध्ययन, यानी लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन की सभी समस्याओं का। अब उसके क्षेत्र में प्रशासनिक नीतियाँ, लक्ष्य निर्धारण, निर्देशन, निरीक्षण, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तीसरा वो कहते हैं कि संगठन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, यानी विभिन्न प्रशासनिक क्रियाओं को सही तरीके से संचालित सुचारू रूप से करने के लिए किसी सेवा को किस तरह संगठित किया जाए, और लोक प्रशासन के क्षेत्र में असैनिक सेवाओं के जो विभिन्न सूत्र हैं, उनके संगठन हैं,
क्षेत्रीय संगठन है उसका व्यापक अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद अगर कुछ किया जाता है तो वो है जो सेवी वर्ग है, जो उसकी समस्या, यानी जो लोक प्रशासक होते हैं, जो उसके कर्मचारी होते हैं, उसमें उनकी भर्ती का तरीका कैसे होगा, यह उसके अध्ययन का विषय है। उनकी प्रशिक्षण कैसे होगा, उनकी सेवा की दशाएं क्या होंगी, अनुशासन क्या होगा, कर्मचारी संघ, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद है सामग्री प्रदाय समस्याओं का अध्ययन। तो सामग्री प्रदाय समस्याओं का अध्ययन के मतलब है कि बहुत सारे जो ज़रूरत होती है प्रशासन के क्षेत्र में, खरीदारी, स्टोरिंग, ये सब चीज़ों की बात वो करते हैं। इसके बाद है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो वित्त संबंधी समस्याएं हैं इसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से ये कोशिश बताने की है संकुचित दृष्टिकोण वालों की कि ये केवल कार्यपालिका शाखा और उससे रिलेटेड चीज़ों का ही जो दायरा है वो लोक प्रशासन का है, इसके आगे वो उसकी ज़रूरत नहीं है या यह काम नहीं इसका है। तीसरा जो दृष्टिकोण है मानने वालों का उसे हम पोस्ट कॉर्प थियरी कहते हैं। पोस्ट कॉर्प जो एक कैपिटल POSDCORB से बना है। अब इसमें इस सब के अलग अलग अर्थ हैं और इसके जो प्रतिपादक हैं उसमें लूथर गुलिक का नाम, उर्विक का नाम, हेनरी फियोल का नाम आता है। P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, S फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, D फॉर डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, और CO फॉर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना, R फॉर रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट करना, और B फॉर बजटिंग यानी बजट तैयार करना। यानी किसी भी कार्यों की रूपरेखा बनाना वो P हो गया, और संगठन बनाना, उसको संगठित करना, प्रशासकीय ढांचे को किस तरह संगठित किया जाए वो O का मतलब उससे है। S यानी स्टाफिंग यानी स्टाफ के लिए संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण, इसके लिए डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सारी चीज़ें हों, लेकिन अगर सारी योजना बना लीजिए और आपके पास वित्त नहीं है तो वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती, तो इसके लिए बजटिंग का भी कार्य होता है। तो ये जो है वो इसके तीन क्षेत्र निर्धारण के तीन ये तरीके हुए। और चौथा जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण, इसको बहुत मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है, इसमें व्यवहारिकता बहुत न्यून है, और लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित जो यह दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के अनुसार तो राज्य और लोक प्रशासन में वो ज़्यादा अंतर भी नहीं मानते, और उनका यह मानना है कि वर्तमान समय में जो राज्य है वह राज्य जो है वह लोक कल्याणकारी हैं, और राज्य का बनाया भी इसीलिए गया कि वह लोक कल्याण करे। तो इसलिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक यह मानते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी है और प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है, तो दोनों का तो एक ही लक्ष्य है, जनहित, तो जनता को हर तरह से सुखी बनाना। तो इसलिए प्रशासन का अर्थ जनता की सेवा करना है, और इसलिए जनता के हित में किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह से ले दे करके कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन जो है वह व्यापक, बहुत व्यापक विषय है, और इसको किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधा भी नहीं जा सकता है, और इसके विभिन्न दृष्टिकोण हैं जो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा परिवर्तित होते हैं। आज मैं लोक प्रशासन जो राजनीति विज्ञान का स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों ही कक्षाओं में इस विषय को पढ़ना पड़ता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होता है, तो उसी की बात मैं करूंगी कि लोक प्रशासन क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। वर्तमान जो समय है, आधुनिक काल हम कह सकते हैं, तो वो तो लोकतंत्र का युग है। लगभग दुनिया भर में लोकतंत्र स्थापित है, और लोकतंत्र में जनता, सरकार जो है वह लोक कल्याण के कार्य करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो सरकार जब
स्थापित होती है पार्टी सिस्टम के आधार पे, जब किसी भी दल की सरकार बनती है तो फिर वह जिस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ती है और उसके बाद जब सरकार का गठन करना होता है तो उसे अपने उस एजेंडे पे काम करना होता है और जनता से रिलेटेड जितने भी जन कल्याण के कार्य हैं वो उस देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना होता है। तो उसके लिए उसे एक बड़े सिस्टम की ज़रूरत होती है और वह कार्य बिना प्रशासन के सहायता के कोई भी सरकार कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर उस प्रशासन, वह लोक प्रशासन क्या है, इसी को हम समझेंगे। सामान्यतया हम ये कह सकते हैं कि यह जो लोक प्रशासन है यह एक विशिष्ट तरह का शैक्षिक क्षेत्र है और मुख्य रूप से सरकारी जो कार्यकलाप में प्रयुक्त तंत्र है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनसे यह संबंधित होता है। और अगर इसको और सहज किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जो एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है और इसीलिए लोक प्रशासन जो है उसको राजनीतिक निर्णयों को कार्य रूप में परिणित करने के एक साधन के रूप में या फिर जो सरकारी कार्य होते हैं, जो एजेंडा होता है सरकार का, उसको जब इम्प्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहले योजना बनाने का कार्य होता है। तो योजना बनाना हो, उद्देश्य उसके जो हैं, लक्ष्य जो हैं उनका निर्माण करना हो या निर्णय लेना हो या जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए विधायिका के साथ या अन्य बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ कार्य करना हो या नए संगठनों को बनाना हो या पुनर्निर्माण करना हो, संगठनों का निर्देशन करना हो, नेतृत्व प्रदान करना हो, कार्य करने के नए तरीके या विधियां खोजना हो, अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों पर नियंत्रण करना हो, मतलब जितने भी ये सारे कार्य हैं वो सारे के सारे लोक प्रशासन ही के अंतर्गत आते हैं या यही सब मिल करके हम उसे ही लोक प्रशासन कहते हैं। यानी एक और सरल शब्द में हम इसे कहें तो यह भी कहा जा सकता है कि यह सरकार के कार्यों का वह भाग होता है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। सामान्य रूप से लोक प्रशासन जो ये शब्द है इसकी शुरुआत 1887 से मानी जाती है और ये उस समय से मानी जाती है जब एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की बात हम कर रहे हैं कि वुड्रो विल्सन का एक उनका निबंध छपा था, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली एक जर्नल था, उसमें द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और उसमें उन्होंने राजनीति से प्रशासन को स्वतंत्र रख करके और उसके अध्ययन अध्यापन की बात कही थी। तो इस तरह से जो लोक प्रशासन है वह एक विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्र है और राज्य के जो उद्देश्य हैं और जो उसके कार्य हैं, जो लक्ष्य हैं, उसकी प्राप्ति के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। अब इसकी परिभाषाओं पे अगर हम चलें तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि प्रशासन तो समझ में आ गया। अब जब प्रशासन के साथ लोक यानी पब्लिक जोड़ दिया जाएगा तो इसका स्वरूप अपने आप से, जहाँ भी पब्लिक शब्द आ जाएगा तो वह उस राज्य की समूची जनता आ जाएगी, तो इसका स्वरूप अपने आप से बड़ा हो जाता है, बहुत व्यापक हो जाता है। और इसीलिए इसकी परिभाषाओं को लेकर के बहुत तरह की विसंगतियां आपस में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है विभिन्न विद्वानों के बीच में, और कहीं पर इसका व्यापक अर्थ लिया जाता है और कुछ विद्वान इसका संकुचित अर्थ लेते हैं। जो व्यापक अर्थ लेते हैं वो तो कहते हैं कि विधायिका से भी जुड़ा है और न्यायपालिका से जुड़ा है, कार्यपालिका शाखा का तो अध्ययन है ही है लोक प्रशासन, लेकिन इसका संबंध विधायिका और न्यायपालिका से भी होता है। लेकिन संकुचित अर्थ के जो प्रतिपादक हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो लोक प्रशासन है इसका प्रयोग केवल और केवल कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों के लिए ही सीमित रखा जाना चाहिए और इसके अंतर्गत सभी को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो इसके व्यापक क्षेत्र को मानते हैं उनके अपने तर्क होते हैं।
और उनके तर्क ये हैं कि वो मानते हैं या वो अपना तर्क देते हैं कि क्या किसी विधायिका में किसी विधेयक को जो प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रस्तुतिकरण में एक बहुत उम्दा किस्म के प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी तरह से किसी न्यायालय में अगर किसी मुकदमे के निपटाने के लिए उसके लिए भी तो उच्च प्रशासन की ज़रूरत होती है। तो प्रशासन की जो समस्याएं हैं वह सरकार के तीनों अंगों से संबंधित हैं, न कि किसी एक अंग से। 2-3 परिभाषाओं को मैं यहाँ उल्लिखित करना चाहूँगी जो इसके व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण को बताती हैं। जैसे पहली परिभाषा में हम वुड्रो विल्सन से ही शुरू करें, और वुड्रो विल्सन ने ये कहा कि लोक प्रशासन विधि या कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम है, और कानून से क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया होती है। और इसी तरह से आधुनिक में लूथर गुलिक जो है उन्होंने परिभाषित किया लोक प्रशासन को, और उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, और इसीलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है जहाँ की सरकार का काम मुख्य रूप से होता है, यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासनिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्षेत्र में भी आती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं। साइमन की एक परिभाषा, साइमन ने ये कहा कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन का अर्थ उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं के द्वारा संपादित की जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो कोई कार्यकारी अंग से संबद्ध रखता है, कोई सरकार के तीनों अंगों से संबद्ध रखता है, लेकिन मोटे तौर से ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो लोक प्रशासन है वह सरकार के कार्य का वह भाग है जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्य और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यह जो सरकार और एक चीज़ और समझ लीजिए कि लोक प्रशासन की जितनी भी परिभाषाएं दी गई, जितने भी विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, वो सारी परिभाषाएं लोक प्रशासन के निश्चित स्वरूप को बता ही नहीं सकते, और वो इसलिए नहीं बता सकते कि लोक प्रशासन भौतिक विज्ञान की तरह एकदम फिक्स चीज़ नहीं है। यह बहुरूपीय है। विभिन्न देश काल परिस्थितियों में इसकी परिभाषा, इसके कार्य, ये सब कुछ बदलता रहता है। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं बनाया जा सकता कि जो भारत में अप्लाई हो वही अमेरिका में भी अप्लाई हो और वही दुनिया के किसी और देश में। तो इसलिए इसमें विभिन्न बना ही रहता है। अब हम इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें कि इसका स्कोप क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस चूंकि प्रशासन का जो क्षेत्र है ये युग ही बहुत तेज़ी से परिवर्तित होता हुआ है, आधुनिक युग, तो इसमें प्रशासन भी एक बहुत गतिशील विषय है। इसलिए इसके क्षेत्र के निर्धारण की भी बड़ी कठिनाई है, बिल्कुल इसकी परिभाषा की ही भांति। और इसलिए अध्ययन के क्षेत्र के बारे में इसके विचारकों का बड़ा मतभेद है, और सबसे बड़ा मतभेद तो इस प्रश्न को लेकर के है कि लोक प्रशासन जो है क्या शासकीय कामकाज का एक प्रबंधकारी अंग है या अंश है, या कि सरकार के सभी अंगों का समग्र अध्ययन है, या ये पर सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है, या नीति निर्धारण में भी इसकी कोई भूमिका है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के को ध्यान में रखते हुए अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और मोटे मोटे तौर से इसके 4 दृष्टिकोण इसके क्षेत्र के बारे में जो बताए गए हैं वो विभिन्न रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जिसको हम बहुत सरलता से अगर समझने की कोशिश करें तो वो 4 नाम ऐसे हैं कि एक दृष्टिकोण जो है जिसे ब्रॉडर व्यू या व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं, और दूसरा जो है वो है नैरो व्यू, और तीसरा जो इसकी थियरी है वो है पोस्टकार व्यू, और जो चौथा इसका क्षेत्र है वो है आदर्शवादी या आइडियलिस्टिक व्यू। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा
समझ लेते हैं जल्दी से। व्यापक दृष्टिकोण में अगर हम जाएं तो कई नाम हमें दिखाई देते हैं, जैसे एल डी वाइट का नाम आता है, विलोवी का नाम आता है, मार्क्स का नाम आता है, साइमन का नाम आता है। इन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया और यह दृष्टिकोण यह बताता है कि यह सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। और ये दृष्टिकोण यह इसलिए मानता है कि तीनों अंगों से संबंधित है क्योंकि इस दृष्टिकोण के मानने वालों का यह मानना है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनका प्रयोजन नीतियों को पूरा करना, क्रियान्वित करना होता है। और इसीलिए लोक प्रशासन में वो सारे कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा उसको लागू करवाना होता है। तो इसलिए और नीति निर्धारण ये तो सबसे ज़्यादा अभिन्न अंग अब बन गया है। नीतियों का नीति बनाने का काम विधायिका का है, लेकिन विधायिका जो हम व्यवहारिक रूप से हम सभी जानते हैं कि जो नीति निर्धारण का काम है उसमें प्रशासकों की कितनी बड़ी भूमिका होती है और वो प्रशासक ही होते हैं जो मंत्रियों को सलाह देते हैं, क्योंकि जिस भी मंत्रालय में जो मंत्री होता है वो तो विषय विशेषज्ञ नहीं होता, लेकिन उसके जो सचिव होते हैं वो उस विधि के उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो इसलिए उनकी विशेषज्ञता होती है और वो सलाह देते हैं और नीति संबंधी निर्णयों को क्रियान्वित करने में लगे होने के बावजूद भी बहुत से महत्वपूर्ण विषयों और स्तरों पर सहायक नीतियों का निर्धारण भी करना होता है। और इसीलिए आज के युग में एक बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि विधायिका जो है वो अपना पावर डेलीगेट कर देती है और उसे ही हम अधीनस्थ विधायन भी कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसलिए आज के युग में हम नीति और प्रशासन इसको अलग करके नहीं समझ सकते, यह मानना है व्यापक दृष्टिकोण के सभी समर्थकों का। तो ये कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका दायरा व्यापक है, यानी यह सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। अब जो दूसरा दृष्टिकोण है जिसे हम संकुचित दृष्टिकोण कहते हैं, उसमें भी 2-3 नाम आते हैं। लूथर गुलिक का आता है, सिवोन का आता है, और ये लोग कहते हैं कि नहीं, यह जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, यह सिमोन खासतौर से वो कहते हैं कि यह प्रशासकीय शाखा के क्रियाकलापों के ही अनुसार, यानी कार्यपालिका के संगठन, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, उसकी कार्य पद्धति क्या है, इसी का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। और इसको स्पष्ट करते हुए वो कुछ अपने वो उसके क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। जैसे पहली बात वो कहते हैं कि इसमें कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन एक्शन, यानी लोक प्रशासन की वह शाखा है जो कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन करती है और सरकार के जो निर्धारित लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए ये किया जाता है। दूसरा जो है वह है सामान्य प्रशासन का अध्ययन, यानी लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन की सभी समस्याओं का। अब उसके क्षेत्र में प्रशासनिक नीतियां, लक्ष्य निर्धारण, निर्देशन, निरीक्षण, नियंत्रण, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तीसरा वो कहते हैं कि संगठन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन, यानी विभिन्न प्रशासनिक क्रियाओं को सही तरीके से संचालित सुचारू रूप से करने के लिए किसी सेवा को किस तरह संगठित किया जाए और लोक प्रशासन के क्षेत्र में असैनिक सेवाओं के जो विभिन्न सूत्र हैं, उनके संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन है, उसका व्यापक अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद अगर कुछ किया जाता है तो वो है जो सेवी वर्ग है, जो उसकी समस्या, यानी जो लोक प्रशासक होते हैं, जो उसके कर्मचारी होते हैं, उसमें उनकी भर्ती का तरीका कैसे होगा, यह उसके अध्ययन का विषय है। उनकी प्रशिक्षण कैसे होगा, उनकी सेवा की दशाएं क्या होंगी, अनुशासन क्या होगा, कर्मचारी संघ, इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और इसके बाद है सामग्री प्रदाय समस्याओं का अध्ययन। तो सामग्री प्रदाय समस्याओं का अध्ययन के मतलब है कि बहुत सारे जो ज़रूरत होती है प्रशासन के क्षेत्र में, खरीदारी, स्टोरिंग, ये सब चीज़ों की बात वो करते हैं। इसके बाद है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो वित्त संबंधी समस्याएं हैं इसका अध्ययन किया जाता है।
तो इस तरह से ये कोशिश बताने की है संकुचित दृष्टिकोण वालों की कि ये केवल कार्यपालिका शाखा और उससे रिलेटेड चीज़ों का ही जो दायरा है वो लोक प्रशासन का है, इसके आगे वो उसकी ज़रूरत नहीं है या यह काम नहीं इसका है। तीसरा जो दृष्टिकोण है मानने वालों का, उसे हम पोस्ट कॉर्प थियरी कहते हैं। पोस्ट कॉर्प जो एक कैपिटल POSDCORB से बना है। अब इसमें इस सब के अलग अलग अर्थ हैं और इसके जो प्रतिपादक हैं उसमें लूथर गुलिक का नाम, उर्विक का नाम, हेनरी फियोल का नाम आता है। P फॉर प्लानिंग, योजना बनाना, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, S फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था करना, D फॉर डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना, और CO फॉर कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना, R फॉर रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट करना, और B फॉर बजटिंग यानी बजट तैयार करना। यानी किसी भी कार्यों की रूपरेखा बनाना, वो P हो गया, और संगठन बनाना, उसको संगठित करना, प्रशासकीय ढांचे को किस तरह संगठित किया जाए, वो O का मतलब उससे है। S यानी स्टाफिंग यानी स्टाफ के लिए संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, प्रशिक्षण, इसके लिए डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन और रिपोर्टिंग, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सारी चीज़ें हों, लेकिन अगर सारी योजना बना लीजिए और आपके पास वित्त नहीं है तो वो कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती, तो इसके लिए बजटिंग का भी कार्य होता है। तो ये जो है वो इसके तीन क्षेत्र निर्धारण के तीन ये तरीके हुए। और चौथा जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण, इसको बहुत मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है, इसमें व्यवहारिकता बहुत न्यून है, और लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित जो यह दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के अनुसार तो राज्य और लोक प्रशासन में वो ज़्यादा अंतर भी नहीं मानते, और उनका यह मानना है कि वर्तमान समय में जो राज्य है वह लोक कल्याणकारी हैं, और राज्य का बनाया भी इसीलिए गया कि वह लोक कल्याण करे। तो इसलिए इस सिद्धांत के प्रतिपादक यह मानते हैं कि राज्य लोक कल्याणकारी है और प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है, तो दोनों का तो एक ही लक्ष्य है, जनहित, तो जनता को हर तरह से सुखी बनाना। तो इसलिए प्रशासन का अर्थ जनता की सेवा करना है, और इसलिए जनता के हित में किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह से ले दे करके कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन जो है वह व्यापक, बहुत व्यापक विषय है, और इसको किसी एक निश्चित परिभाषा में बांधा भी नहीं जा सकता है, और इसके विभिन्न दृष्टिकोण हैं जो देश काल और परिस्थितियों के अनुसार हमेशा परिवर्तित होते हैं।